गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESTC फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स टीचिंग। हमारा टॉपिक चल रहा था शिक्षण अधिगम योजना, जिसमें हमने 3 तरह की योजनाएं पढ़ी थी। पहली योजना थी वार्षिक योजना, दूसरी थी शिक्षण वार्षिक योजना और दूसरी थी इकाई पाठ योजना। और आज हमारा टॉपिक है दैनिक पाठ योजना। जो आप बीएड और एसटीसी के बच्चे एक लेसन प्लान तैयार करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटर्नशिप में, वही दैनिक पाठ योजना कहलाती है। जो दैनिक मतलब हर प्रतिदिन नई योजना बनती है, लेसन प्लान बनता है। जो भी टॉपिक अपन को शिक्षण करवाना है उसका बच्चों को, उसके लिए एक फिक्स पैटर्न तैयार किया जाता है। कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय का टॉपिक उठाकर उसको बच्चों को समझाने के लिए एक योजनाबद्ध कार्य किया जाता है। तो दैनिक पाठ योजना का क्या अर्थ रहेगा? दैनिक पाठ योजना का अर्थ उस नियोजित योजना से जिसके अनुसार शिक्षक नए ज्ञान को शिक्षण विधियों या नियमों एक सहायक सामग्री के माध्यम से छात्रों के सामने एक निश्चित समावधि में प्रस्तुत करता है। ठीक है, पूर्व नियोजित योजना है। ठीक है, और कैसे ज्ञान को, नए टॉपिक को अपनी शिक्षण विधियों, रीतियों और सहायक सामग्री के माध्यम से एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करता है। निश्चित समयावधि मतलब उसका कालांश का पीरियड, मतलब कक्षा कक्ष में जो वो अध्याय पढ़ा रहा है उसका एक निश्चित पैटर्न। ठीक है, इसके लिए अलग अलग मनोविज्ञानों में दैनिक पाठ योजना को अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से इसके पद और एक विभाजन करने के लिए एक हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम या पंचपदीय प्रणाली प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके शिष्य रेजर और अन्य शिष्य ने मदद की। तो मुख्य रूप से हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम इसमें महत्वपूर्ण है। JF हर्बर्ट कौन सा सिद्धांत दिया है? हर्बर्ट प्रणाली, हर्बर्ट का पंचपदीय प्रणाली या उपागम। ये मुख्य रूप से सिद्धांत दैनिक पाठ योजना के लिए JF हर्बर्ट ने प्रस्तुत किया है। इसको संशोधित किया उसके शिष्य हीलर और रेजर ने। ठीक है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक का मुख्य रूप से इसमें बहुत बड़ा योगदान है हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम। इसने 5 पदों में दैनिक पाठ योजना को विभाजित किया है ताकि शिक्षण कार्य में आसानी रहे। तो उन 5 पदों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला पद रहेगा। पहला पद क्या रहता है? कोई भी पाठ योजना बनाने से पहला पद रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब कि कोई भी चीज या कोई भी योजना बनाने से पहले हमें हर योजना की एक प्रस्तावना बनाई जाती है, जिसमें हम थोड़ी सी उस समस्या या उस विषय का थोड़ी सी डिटेल देते हैं, जिससे उसको बच्चों को समझ में आ जाए कि इस अध्याय में हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, प्रस्तावना कैसे हो जाती है? प्रस्तावना में कुछ प्रस्तावना क्वेश्चन दिए जाते हैं। मुख्य रूप से इनकी संख्या 4 या 5 रहती है, और इनमें एक जिगजैग प्रणाली रहती है। एक पहला क्वेश्चन पूछेंगे, उससे बच्चा आंसर देगा, उसी से अपन नया क्वेश्चन बनाएंगे और उससे ही वापस वो आंसर देगा। इस तरह 4-5 क्वेश्चन होते हैं। अंतिम क्वेश्चन रहेगा वो जो हमें अपना टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में हम बताएंगे या उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो बच्चे को थोड़ा सा असहज महसूस होगा कि ये नया टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, तो बच्चा ये कुछ भी संभावित उत्तर देगा या समस्या समाधान वाला उत्तर देगा, फिर हम उसको बताएंगे आज हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य प्रस्तावना प्रश्नों का ये रहता है कि पुराने अनुभव, जो बालकों में पुराने अनुभव है विषय के लिए, जैसे अपना टॉपिक है लाभ हानि, तो लाभ हानि हम पढ़ा रहे हैं गणित में, तो बच्चों को
कक्षाओं में या कहीं से वातावरण से या परिवार से या समाज से जो भी अनुभव प्राप्त है लाभ हानि के बारे में, उनको बच्चों से मतलब प्रश्नों के द्वारा बच्चों को उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि लाभ हानि के बारे में बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है। जैसे हम लाभ हानि अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कुछ तो ज्ञान होगा, जैसे उन्हें क्रय मूल्यों के बारे में पता होगा, विक्रय मूल्य के बारे में पता होगा, वस्तु कैसे बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं, या MRP रेट जब भी बाजार में जाते हैं उस पर रेट लिखी होती है, उसके बारे में कुछ पूर्व ज्ञान होता है। तो उस पूर्व ज्ञान को हम शब्दों के द्वारा उनसे सुनते हैं, फिर उनको आगे हम शिक्षण कार्य करवाते हैं कि बच्चों में पूर्व ज्ञान है, उन पूर्व ज्ञान का फायदा लेकर हम नए ज्ञान उनको प्रदान करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य प्रस्तावना का ये रहता है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित उनमें जो भी थिंकिंग बनी हुई है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना यही है, इसमें 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, संबंधित ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर जोड़ते हैं। अंत में ऐसा प्रश्न होगा जो नई पाठ्य वस्तु को बताएगा। 4 क्वेश्चन तो वो रहेंगे जो पूर्व ज्ञान पर आधारित रहेंगे, और अंतिम क्वेश्चन जो रहेगा वो नई वस्तु पर आधारित रहेगा जो अपन उनको नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहला पद क्या होगा? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में मैंने बता दिया आपको, प्रस्तावना किस तरह होती है और कैसे पढ़ाई जाती है। आपको B.Ed टीचिंग प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी यही इसी तरह की प्रोसेस करवाई जाती है, जिसे अपन फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में लेसन प्लान बनाते हैं पूरा, उसमें सर्वप्रथम प्रस्तावना दी जाती है। प्रस्तावना के बाद क्या आता है? प्रस्तावना के बाद आता है उद्देश्य कथन। एक शिक्षक का उद्देश्य क्या है, वो कैसे क्या करवाना चाहता है, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन का मुख्य आधार प्रस्तावना ही रहती है, क्योंकि प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन का मुख्य आधार प्रस्तावना ही रहती है, क्योंकि प्रस्तावना के जस्ट बाद हम उद्देश्य कथन पढ़ जाते हैं। उद्देश्य कथन एक सरल भाषा में होना चाहिए, सहज होना चाहिए, जिससे बच्चों को आराम से उस टॉपिक के बारे में पता चले। मुख्य रूप से उद्देश्य कथन ये रहता है कि जैसे लाभ हानि के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि आज हमारा टॉपिक लाभ हानि रहेगा, या हम आज लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करेंगे, या लाभ हानि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस तरह का कोई उद्देश्य कथन रहता है जिसको प्रस्तावना के तुरंत बाद दोहराया जाता है। थर्ड उपक्रम है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमने प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन, जो भी हमने लेसन प्लान तैयार किया है, जिस टॉपिक के बारे में लेसन प्लान करेंगे उसका प्रेजेंटेशन करना। वो प्रेजेंटेशन अलग अलग वीडियो द्वारा हो सकता है, अलग अलग विषय के अध्यापकों द्वारा अलग अलग प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कोई चार्ट समझाकर, कोई मॉडल समझाकर, या कोई वर्बली मतलब व्याख्यान व्याख्यान विधि द्वारा भी समझाया जाता है। इसमें शिक्षण विधि अलग अलग रहती है, कोई उपगम यूज़ करता है, कोई व्याख्यान विधि यूज़ करता है, कोई सहायक सामग्रियों का उपयोग लेता है। तो ये सारी एक प्रस्तुतिकरण होता है कि हम एक लाभ हानि के टॉपिक को कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर उसमें सारा डिटेल आता है। ये मुख्य पार्ट है किसी भी लेसन प्लान का, प्रस्तुतिकरण। अगला है प्रस्तुतिकरण में हम क्या क्या पॉइंट ले सकते हैं। एक तो शिक्षण बिंदु हम उठाएंगे, शिक्षण बिंदु जैसे लाभ हानि का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो शिक्षण बिंदु रह गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, इसी तरह विक्रय मूल्य एक दूसरा शिक्षण बिंदु बना दो, तीसरा कुछ और लाभ परसेंटेज बना दो, इस तरह। फिर अध्यापक क्रिया रहेगी, ठीक है, अध्यापक ने क्या क्रिया कर रहे हैं, फिर उसमें ही रहेगी छात्र क्रिया। छात्र भी उस टाइम क्या क्रिया करेंगे, या तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, या छात्र समझने की कोशिश करेंगे, छात्र वापस क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह के कुछ क्रिया रहेगी। फोर्थ पोर्शन है सिद्धांत या सिद्धांत प्रस्तुतिकरण या सिद्धांत निर्धारण। सिद्धांत निर्धारण में वही अध्यापक के सिद्धांत निर्धारण रहते हैं, मूल्यांकन क्वेश्चन रहते हैं, अभ्यास प्रश्न रहते हैं। इस तरह के वो एक सिद्धांतिक रूप से निर्धारण करता है कि बच्चों में व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। अंतिम में अभ्यास कार्य करवाए जाते हैं, मूल्यांकन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पाठ्यपुस्तक के पीछे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में ही घर कार्य भी इसी का ही पार्ट है, उनको होमवर्क दिया जाता है, घर कार्य के घर पे ये काम करते होता है।
ये पंचवर्गीय हड़बड़ी के उपागम के दैनिक पाठ योजना के लिए इसमें सारी उसने इन भागों में एक लेसन प्लान को बांटा गया है। तो देख लो ये ठीक है। अब एक व्यवस्थित लेसन प्लान में कौन कौन से पद हम लिखेंगे या उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी पड़ती है या आवश्यक होती है, ठीक है। तो हेडिंग लिखो पाठ योजना निर्माण में समावेशी पद, पाठ दैनिक पाठ योजना, ठीक है। पाठ योजना मुख्य रूप से तो यही पाठ योजना इस्तेमाल की जाती है एक छात्राधिकार द्वारा या व्याख्याता द्वारा। पाठ योजना में समावेशी पद कौन कौन से पद होंगे, ठीक है। पहला पद क्या रहेगा, शीर्षक। किसी भी चीज़ किसी भी टॉपिक के बारे में हम कभी भी भाषण देते हैं या कुछ भी पढ़ाना है या किसी को भी समझाना है या कोई भी चीज़ फाइल फॉर्मेट प्रयोगशाला कार्य या कुछ भी करने के लिए हमें सबसे पहले शीर्षक की आवश्यकता होती है कि हम क्या करना जा रहे हैं। जैसे मैंने शीर्षक सबसे पहले प्रकरण लिखा है, वो हमारा शीर्षक है, दैनिक पाठ योजना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पोर्शन है शीर्षक, जो आपको पढ़ाना है। अब पाठ योजना में शीर्षक के अलावा और भी चीज़ें शीर्षक में शामिल की जाती है, जैसे कि महाविद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम, छात्र अध्यापक का नाम, दिनांक, डेट, जो ये दिनांक, डेट, क्लास, वर्ग जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं ये सारे एक शीर्षक में समावित किया जाता है। तो शीर्षक का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा। दूसरा रहेगा शीर्षक के बाद क्या लिख सकते हैं अपन, शीर्षक के बाद रहेगा उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं हम फाइल में, ठीक है। जिसमें मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, व्यवहार छात्र का व्यवहार परिवर्तन, ठीक है। मतलब इन उद्देश्यों का लिखने का कारण है छात्र में कौन कौन से अपन उद्देश्य लेके चल रहे हैं और उसमें परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो एक कॉलम में लिखा जाएगा उद्देश्य, दूसरे कॉलम में लिखा छात्र में कौन कौन से परिवर्तन अपन सोच के चल रहे हैं कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ उसके लिए ये परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसमें ज्ञान आता है, आगे व्यवहार में परिवर्तन होगा कि छात्र इस चीज़ का लाभ हानि का ज्ञान प्राप्त करेंगे, लाभ हानि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा आता है अवबोध, कि वो सूत्र निकालना सीख सकते हैं, नए नए फॉर्मूले सिद्धांत का उनको मालूम पड़ जाएगा तो वो उसका अवबोध करेंगे। थर्ड आता है कौशल, वो स्वयं में भी फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं मेजर फॉर्मूला, तो उसके छोटे छोटे फॉर्मूले अपन खुद बना सकते हैं, तो कौशल विकसित हो सकता है। चौथा है ज्ञान उपयोग, उस ज्ञान का उपयोग कहाँ करेंगे, ज्ञान उपयोग। तो लाभान्वित जैसे समानुपात हुआ, लाभानुपात परसेंटेज, इनका उपयोग तो व्यापार में बहुत अच्छी तरह से होता है दैनिक जीवन में, तो ज्ञान उपयोग रहेगा, ठीक है। थर्ड पद आएगा, उसके बाद क्या आता है अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी यूज करें, ठीक है, या विधियाँ कौन सी यूज करें। शिक्षण सामग्री जिसमें श्यामपट आ जाएगा, मार्कर आ जाएगा, ठीक है। और अगर अपन कोई मॉडल चित्र या कुछ भी मैप या मानचित्र या रूल बटर या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो इसमें डिटेल दी जाती है कि हमने ये लेसन के लिए ये सारी शिक्षण अधिगम सामग्री यूज़ की गई, ठीक है। अगला आएगा पूर्व ज्ञान, ठीक है। पूर्व ज्ञान में हम वही प्रश्न करेंगे, ठीक है। पूर्व ज्ञान में वही मैंने बता दिया प्रश्न होगा, ठीक है। या पूर्व ज्ञान का हम अध्ययन करेंगे कि बच्चों को कम से कम लाभ आने के बारे में पूर्व ज्ञान है, हल्का सा ज्ञान है, एक लाइन लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है प्रस्तावना, जिसको मैंने बता दिया आपको प्रस्तावना क्या होती है क्या नहीं होती, ठीक है। शिक्ष उपागम, छठा उपागम आएगा उद्देश्य कथन। प्रस्तावना के बाद उद्देश्य क्या होता है, एक उद्देश्य कथन होता है कि हम आज लाभ आने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सातवां पोर्शन होगा, तो लिख देता हूँ, ठीक है। उद्देश्य के कथन के बारे में मैंने बता दिया कि आता है आदर्श प्रश्न, ये आते हैं प्रस्तुतिकरण में। आदर्श प्रश्न बीच बीच में क्या है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैंने क्रममूल्य के बारे में बताया, विक्रमूल्य के बारे में बताया, तो मैं बच्चों को कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछूंगा कि ये चीज़ क्या होती है, बच्चों बताओ, मैंने अभी पढ़ा है, तो उस तरह के आदर्श क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, वही प्रस्तुतिकरण में पूरी डिटेल दी
पूरा शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ आती है श्यामपट सार। श्यामपट पर क्या क्या लिखा जाता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मेरा प्रस्तुतिकरण तो वर्बली है, व्याख्यान कर रहा हूँ, और मैं श्यामपट पर भी कुछ लिख रहा हूँ, तो ये मेरा श्यामपट सार होगा, जिसमें आप श्यामपट पर चित्र हो सकते हैं। श्यामपट की जगह पर मैप, चित्र, मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर 10वां क्वेश्चन आता है नियमिनीकरण। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले या उसका नियमन करने से जैसे उपगम या ऐसी कोई विधियाँ है आगमन निगमन में, जिसमें दो पार्ट को अलग करके नियम बनाए जाते हैं और दोनों को वापस जोड़ा जाता है, तो उसको नियमीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अभ्यास प्रश्न। अंतिम में क्या पूछेंगे आप, अभ्यास प्रश्नों का उसको समावेश करेंगे, अभ्यास कार्य देंगे और अंत में गृह कार्य देंगे। तो ये पूरी एक डायरी तैयार होती है लेसन प्लान में। इन सभी चीज़ों का समावेशन किया जाता है एक लेसन प्लान में। एक लेसन दैनिक पाठ योजना तैयार की जाती है, जिसके द्वारा डेली रूटीन में हम बच्चों को अध्ययन करवाते हैं पाठ योजना का और पाठ शिक्षण का। तो अधिगम शिक्षण में दैनिक पाठ योजना का बहुत ज़्यादा